रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को न जाने कहाँ से एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि अचानक ब्रेक्स के लगने की आवाज़ आई। गाड़ी दूर तक आवाज़ करती गई और कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी। जब तक वहाँ जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। यह सब वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब ये हमारे साथ हुआ तो यकीन तो करना ही था। मेरा नाम चाहत है। मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। जब भी मौका मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल जाती हूँ, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में, या फिर कभी किराए की हम तभी करते हैं जब कहीं दूर जाना हो। ऐसे में हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि इस बार कहाँ जाया जाए। सबने एक जगह पे अपनी हाँ भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे कसौनी की। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा था। हम सब बहुत उत्सुक थे उस जगह पे जाने को। पंकज ने मुझे वहाँ की फ़ोटो दिखाई। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बहुत सुंदर लग रहा था। मैं, पंकज और रवीना तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब पंकज की गाड़ी से निकल गए। क्योंकि उसकी गाड़ी थोड़ी बड़ी थी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई तीनों को। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर ली जाए। हाईवे पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं होती। एक जगह पंकज ने गाड़ी रोकी तो सब उतरकर फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा कसौनी के लिए निकल पड़े। कसौनी शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी जगह पंकज को पता थी, सो हम वहां से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी एक पूर्व सूचना भगवान देने लगता है। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानते हैं और उनमें आस्था रखते हैं वो इस बात को ज़रूर मानेंगे। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहें या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा तो लग ही जाता है। लेकिन हमने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण पंकज ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल कर दी। शाम हो रही थी। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पे लग रहा था जैसे कि ये आखिरी हो। अचानक पंकज ने ब्रेक्स लगाए और मेरा सिर सीट से जा टकराया। सामने देखा तो हम सब चौंक गए थे। शाम होने की वजह से गाड़ी की हेडलाइट चालू थी। सामने से एक औरत आती हुई दिखी। उसने हमसे कसौनी के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाजार में आई थी, अब वापस जाने को पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। पंकज ने सीधा ना कहा तो वो रोने लगी। रवीना मेरी तरफ देख रही थी। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में। ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई, रो के मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने उसको पंकज के साथ बिठाया और मैं पीछे वाली सीट पे चली गई। रवीना से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे लिफ्ट मांगते हुए हम थोड़ा चौंक गए थे, क्योंकि ये गांव का इलाका है और ऐसा शहरों में ही होता है। वो बोली, दीदी ज़रूरत है इसलिए ऐसा किया। हम हमेशा बाज़ार करके इसी रास्ते से पैदल जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है मेरे लिए,
लेकिन अंधेरा होते ही यहाँ जंगली जानवरों का खतरा होता है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। आप शायद नहीं जानते, इसलिए संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में जी रहे हैं, इन सब चीज़ों की आदत हो गई है इनको। हम सब उसकी बातों में सब भूल गए थे। तभी रवीना का मोबाइल बजने लगा। किसी का कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम जा तो रहे थे, लेकिन रास्ता था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में ही है, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं। मैंने रवीना को इशारा किया। पंकज से सीधे बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वो औरत शायद कुछ गलत मतलब निकालती। मैंने पंकज से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे हैं बोल के नीचे उतर गए। पंकज अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में एक खेत भी था। दूर से आते हुए कोई दिखा। तभी झाड़ी में से भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज़ आई। हमारे तो मानो पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमको देख के अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम शायद से रास्ता भटक गए हैं। काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन कसौनी तो नहीं आया और ना ही उस औरत का गांव। वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसलिए रवीना ने उसको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटी? इतने में पंकज गाड़ी से बाहर आ चुका था और वो बोला, वो औरत जो हमारे गाड़ी में बैठी हुई है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास में गए। अब सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वहाँ तो कोई औरत नहीं है। अब पंकज को संभलना पड़ा, मानो उसको तो झटका ही लग गया। वहाँ कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ ही नहीं पाए। तभी उस बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? रवीना ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली। मदद चाहिए बोल के रो रही थी, तो हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन हम तब से घूम रहे थे। उसका गांव भी पास में ही था बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो नहीं आया और ना हमारा। लेकिन उसका गांव तो नहीं आया ना हमारा। और गाड़ी रुकते ही वो गायब हो गई, शायद उतर के चली गई होगी। उस बूढ़े आदमी ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सबके सर के ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक आत्मा को अपनी गाड़ी में बिठाया और कोई नहीं यहाँ। उस मोड़ पे जो मौतें होती है ये वही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम मेरी मानो तो तुम सब आगे मत जाओ। मेरा खेत पास में ही है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुमको शायद खतरा है। तुम अभी अभी मौत का सफ़र कर कर आए हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम सब सुन हो गए। एक पल को तो हमको यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो बूढ़ा हम सबको खेत में लेके गया। वहाँ पे एक झोपड़ी थी और वहाँ आग भी जल रही थी। हम एकदम से सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लगा। बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुत जानें ली हैं। वो ऐसे ही किसी को रास्ता रोकती है, वो ऐसे ही किसी का रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे हो जाती है। ये किस्सा सालों से चलता आ रहा है। मौत पे किसका बस चलता है भला? लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है बाबा? मैंने कहा, वो उसको कहाँ पता है, उसको तो बस बदला लेना है। उसको किसी ने मदद नहीं की सुना है। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई और उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वाले हर व्यक्ति को दोषी मानती है और उसको अपने झांसे में फंसाकर उसको मार डालती है। हम सबको उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब साथ में बोल पड़े,
वो बूढ़ा आदमी बता रहा था। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं यहाँ खेत पे रोज आता हूँ। उस रात भी था। उस डायन ने एक पूरे परिवार को मार डाला। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसे किस्मत उनकी नहीं थी। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस तो आ रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे, और उस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी होती उसी मोड़ पे। 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ी से नारंगी सी लकीर आसमान में दिखाई देने लगी थी। हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर आई थी ये सुबह। कसौनी सामने था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हमने रुक के पीछे की ओर देखा। वो मोड़ था जहाँ पे न जाने कितनी जानें गई थी।